Hello dear students, welcome to this video. Today in this video we are going to study menstrual cycle. In the last video we have discussed about oogenesis and spermatogenesis. So let's start today's video. The reproductive cycle in the female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. तो ये आपकी डेफिनेशन है कि भाई menstrual cycle होती क्या है. तो हम क्या कहेंगे कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि फीमेल प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स की फ़ीमेल होती है उनके केस में चलती है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल. उस साइकिल को हम नाम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब प्राइमेट्स कौन से हैं, तो इसके आपके मंकीज़, एप्स और ह्यूमन बींग्स, तो इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि द रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेज होते रहते हैं रिदम के अंदर, तो हम कहेंगे द रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल प्राइमेट्स. तो क्या होता है, जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ चेंजेज होते रहते हैं, वो रिदमिक होते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद दोबारा होते हैं, तो हम उसको कहते हैं साइकिल. तो वो जो साइकिल हो बार बार रिपीट होती है. साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, तो एक रिदमिक सीरीज के अंदर चेंजेज हो रहे हैं हार्मोन्स के अंदर, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या कहा, द रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क. जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, प्यूबर्टी के दौरान जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम बोलते हैं मेनार्क. हम क्या कहेंगे मेनार्क को, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी इज मेनार्क. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. क्या होता है, जो ह्यूमन के केस में, यदि हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन फीमेल के केस में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर एक 28 से 29 दिन के अंदर रिपीट होती है. मतलब एक साइकिल की लेंथ है वो 28 डेज की होती है, अप्रोक्सीमेट 28 डेज प्लस माइनस 2 डेज. And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. और menstrual cycle कहाँ से start होती है और कहाँ पे end होती है, तो इसके अंदर menstruation होता है. menstruation एक phase होता है जो हम आगे समझेंगे. तो एक menstruation से event start हो रही है from one, एक menstruation जब start हुई और जब अगली menstruation होगी उसके बीच का पीरियड जो है उसको हम menstrual cycle बोलते हैं. menstruation क्या होती है, जब ब्लीडिंग आती है, जब साइकिल के दौरान, साइकिल के लास्ट में जब यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होती है और ब्लीडिंग और म्यूकस बाहर निकलता है वेजाइना से, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. तो जब एक ब्लीडिंग से लेकर के और जब दूसरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वहाँ तक की साइकिल को हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि 28 डेज टू 29 डेज की लेंथ की होती है. One ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle. देखिए, हमने जब oogenesis किया था तो उसमें हमने जाना था कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, उसके 14th डे के ऊपर लगभग मिडल के अंदर एक ओवम बाहर निकलता है ओवरी से, जिसको हमने कहा था ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन क्या होता है कि ओवरी की वॉल को रप्चर करके जब ओवम, जिसको हमने कहा था सेकेंडरी oocyte की स्टेज में जब वो बाहर निकलता है, तो उसको हमने कहा था ओव्यूलेशन. और ओव्यूलेशन होता क्या है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. किस टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में. अगर हम शार्प बात करें तो एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या होता है, ओवरी से ओवम मैच्योर होकर के बाहर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है फिम्ब्रे की हेल्प से. The major events of menstrual cycle shown in the figure 3.9. तो ये सारी जो इवेंट्स है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं. बहुत इंपॉर्टेंट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. देखिए, मेंस्ट्रुएशन से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है. जो रेड कलर का ये जो दिखाया गया है मेंसेस, मतलब जो ब्लीडिंग जो हो रही है,
तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो फर्स्ट 3 to 5 डेज़ वो मेंसेस चलता है, मतलब जो वजाइना जो है उससे ब्लीडिंग होती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग ब्रेक होकर के बाहर आ रही है। उसके बाद क्या होता है, तो अब हम इसको अलग अलग फेजेस के अंदर हमने उसको डिवाइड किया। देखिए, पहला फेज हुआ मेंस्ट्रुएशन, अगला फेज है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को एक और नाम दिया गया है प्रोलिफरेटिव फेज। तो शुरू के 3 से 5 दिनों तक चलता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद चलता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है, और जैसे हमने oogenesis के अंदर स्टडी किया था, मैच्योर होकर के प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर वहाँ सेकेंडरी oocyte और फिर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बनता है। अब देखिए, फिर है यहाँ पर देखिए 14th डे के ऊपर, लगभग 14वें दिन के ऊपर ये मैक्सिमम हुआ है, यहाँ पर हो गया ओवुलेशन। तो 14th डे के ऊपर ओवुलेशन हो गया है। ओवुलेशन वाले दिन को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज, इसको एक नाम दिया जाता है ओवुलेटरी फेज। तो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा फेज है ओवुलेशन और ओवुलेटरी फेज। इससे अगला जो है वो है ल्यूटियल फेज, या हम इसको बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, ये जो लास्ट फेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, जहाँ से आपका सेकेंडरी oocyte निकला है, जो ओवम निकला है ओवरी से, अब वहाँ पर एक जो ग्रेफियन फॉलिकल था वहाँ से तो निकल गया, लेकिन पीछे जो स्ट्रक्चर बन गया निकलने के बाद हम कहते हैं रिग्रेस्ड ग्रेफियन फॉलिकल। वो जो बचा हुआ है ग्रेफियन फॉलिकल जिसके अंदर अब सेकेंडरी oocyte नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए इसके बाद प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है, ये रेड कलर का प्रोजेस्टेरोन है तो बढ़ चुकी है। तो ये इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, और इसके बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होते ही नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर वही फेज चलते हैं मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ओवुलेटरी और ल्यूटियल। तो ये 4 फेज हैं, एक एक करके अब स्टडी करते हैं। देखिए, द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज। जो आपकी साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो जब मेंस्ट्रुअल फेज यानी जो ब्लीडिंग है वो जब स्टार्ट होती है तो मतलब अगली साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कब तक चलता है, तो शुरू के 3 से 5 दिनों तक ये मेंस्ट्रुएशन चलता है। देखिए, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था तो उसके अंदर जाना था, जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो उसके बीच की लाइनिंग है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लाइनिंग है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो जो इसके अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसकी ब्रेक डाउन होती है जिसके कारण वो मेंस्ट्रुअल फ्लो या हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में ब्लीडिंग आती है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और लिक्विड भरा हुआ है जो कि वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। और मेंस्ट्रुएशन कब होती है? मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। जो ओवम निकला था फैलोपियन ट्यूब के अंदर गया था वो अब फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसको स्पर्म से मीटिंग नहीं हुई। क्योंकि अब वो मीटिंग नहीं हुई है तो जाइगोट नहीं बनेगा। तो यूट्रस ने जो जाइगोट की इम्प्लांटेशन, जो एम्ब्रियो आगे इम्प्लांट होता है, तो उसकी इम्प्लांटेशन के लिए जो तैयारी की थी, अपने आप को प्रिपेयर किया था, उसको वो बाहर निकालेगा, उसको ब्रेक करेगा। और ब्रेक करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में वो वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। देखिए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई यानी ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो प्रेगनेंसी का एक इंडिकेटर हो सकता है। क्योंकि ब्लीडिंग किस लिए नहीं हुई? क्योंकि हो सकता है कि स्पर्म और ओवम की फ्यूजन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो मतलब जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट बन चुका है तो वो क्या करेगा, अब यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग थिक हो चुकी है एंडोमेट्रियम की, वहाँ पर पे जा कर के वो अटैच हो जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। और उसी के लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। तो इम्प्लांट हो गया तो अब वो लाइनिंग को ब्रेक नहीं करेगा,
अब वो वैसे ही रहेगी जिसने उसकी तैयारी की थी। तो प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है यदि मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, ब्लीडिंग नहीं हुई है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कोज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कोजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गया, या अदर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग नहीं होती है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अगला जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फॉलिकुलर फेज को एक और नाम दिया जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन मतलब डिवाइड करना, बढ़ना, ग्रोथ होना। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation। देखिए दो चीज़ें हो रही है, दो जगह चेंजेस चल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। पहला तो है जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, यानी जो फीमेल गैमिट है वो मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है यानी ओवम है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ ही उसी दौरान यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी अपने आप को रीजनरेट करेगी, दोबारा बनाएगी और प्रोलिफरेशन के थ्रू मतलब बार बार डिवाइड करके यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, यूट्रस अपने आप को ठीक करेगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करेगा ताकि वो आगे आने वाली प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर सके। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और दूसरा प्राइमरी फॉलिकल की मैचुरेशन हो रही है। दोनों साथ साथ हो रहे हैं किसके अंदर, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज हम कहते हैं फॉलिकल जो मैच्योर हो रहा है, प्रोलिफरेटिव मतलब जो प्रोलिफरेशन से यूट्रस ग्रो करेगा। These changes in the ovary and uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone। तो ये आपसे पूछा जाए ये कैसे हो रहा है। ये जो फॉलिकल है ये पहले इमेच्योर था, अब मैच्योर हो गया है। यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम पहले थिन थी, अब वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। ये कौन कर रहा है, तो जो हार्मोन्स है, सब हार्मोन्स का खेल है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स है वो सब इनको कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। और ये बात याद रखनी है, जो ओवुलेटरी नहीं, ये जो आपका प्रोलिफरेटिव या फिर हम उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, ये कितने समय तक चलता है, तो हमने कहा था 3 से 5 दिनों तक तो आपका चलता है मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद 5 से लेकर और 14 दिन तक आपका 13 दिन तक, 14वें दिन तो आपका ओवुलेशन हो ही जाता है। तो 5 से और 14 दिन प्लस माइनस 1 डे, तो इसके दौरान आपका होता है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। और कौन कर रहा है, तो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स का रोल है। द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स यानी LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। क्या होता है, जो आपके गोनेडोट्रोपिन्स है, जो LH हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज के दौरान अपनी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये LH और FSH अपने आप को इंक्रीज करते हैं और 14th डे तक वो इंक्रीज होते जाते हैं। और क्या होता है, जो फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो भी एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करता है। तो मतलब एस्ट्रोजन की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, देखिए एस्ट्रोजन शुरू में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो फॉलिकल है वो मैच्योर होता जा रहा है, देखिए डायग्राम को साथ साथ। और ये जब फुल्ली मैच्योर हो गया तो ये एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट कर रहा है, तो ये फॉलिकल के द्वारा ही एस्ट्रोजन को सीक्रेट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए FSH और LH धीरे धीरे दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, वो ओवुलेटरी यानी 14th डे के ऊपर दोनों इंक्रीज होते जाते हैं। कौन कर रहा है, तो ये हार्मोन्स जो गोनेडोट्रोपिन्स है वो अपनी अपनी जो सीक्रेशन उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल यानी अबाउट 14th डे। अब क्या हो रहा है, अभी 14th डे चल रहा है, 14th डे चलेगा। अब लगभग 13th डे हो चुके हैं जिसके अंदर की फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज है। अब 14th डे आएगा। 14th डे के ऊपर क्या होता है,
अब देखिए 14th डे के ऊपर क्या होता है, तो 14th डे के ऊपर LH और FSH का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम हो जाता है। इसको हम कहते हैं LH सर्ज। देखिए रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। LH जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर आ जाता है 14th डे के ऊपर, तो उसके वो क्या करवाता है, वो रप्चर करवाता है, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल एंड देयर बाई रिलीज ऑफ ओवम। तो जब LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब से अपनी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आता है 14th डे के ऊपर, तो उससे क्या इंड्यूस होती है, तो रप्चरिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। जो ग्रेफिन फॉलिकल जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद वो ओवम को रिलीज कर देता है फैलोपियन ट्यूब के साइड में। इसको हम ओवुलेशन कहते हैं, तो इसी को ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो 14th डे के ऊपर ओवुलेटरी फेज हुआ, वो किस कारण हुआ है, क्योंकि वहाँ पर LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। द ओवुलेटरी, देखिए आ चुका है, द ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। अब ओवुलेटरी फेज हो चुका है, इसके बाद अगला है ल्यूटियल फेज, या इसको हम कहते हैं सीक्रेटरी फेज। तो ल्यूटियल फेज क्या है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या हुआ, अभी तक ग्रेफिन फॉलिकल से जो ओवम है वो निकल चुका है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ग्रेफिन फॉलिकल अभी बच चुका है, वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कहाँ हो रहा है, ये अगले फेज में हो रहा है, ल्यूटियल फेज के अंदर। और ये कब होगा, 14th डे के बाद शुरू होना होता है। कहाँ हो रहा है, तो ओवरी के अंदर। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब हार्मोन्स का खेल देखना है। इससे पहले जो फॉलिकुलर जो फेज था उसके अंदर ये जो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ था, ये जो जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर हो रहे थे वो एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रहे थे, तो एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ रही थी। लेकिन 14th डे के ऊपर बाद, क्योंकि वो फॉलिकल तो बाहर निकल चुका है ओवम के फॉर्म में, ओवम निकल चुका है सेकेंडरी साइट की फॉर्म में और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा चुका है, लेकिन ओवरी के अंदर वो जो ग्रेफिन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम किसको सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन को। देखिए तो जैसे ही आप अब ग्राफ को देखें तो 14th डे के बाद जो एस्ट्रोजन है वो तो कम होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट कर रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन क्यों सीक्रेट कर रहा है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस के अंदर की वॉल का नाम है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिक लाइनिंग पूरा थिक और स्वेल होना चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। तो ये जो स्वेलिंग है, ये जो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो सके, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जो आगे जा कर के जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, वो उसको सपोर्ट कर सके, वो वहाँ पर अटैच हो सके, इम्प्लांट हो सके और दूसरी प्रेगनेंसी के इवेंट्स हो सके, प्लेसेंटेशन वगैरह। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी यदि कंसीव हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो अगले 9 मंथ तक, जब तक पार्चुरेशन नहीं होता तब तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, कोई भी मेंस्ट्रुएशन, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो भी डीजनरेट हो जाता है। दिस कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। और इससे क्या होता है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन कर रहा था, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म होते ही प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो गया। देखिए अब आप देखेंगे तो 24 से 25 दिन के अंदर आते आते प्रोजेस्टेरोन कम हो चुका है और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब वो टूटनी शुरू हो जाती है और उसी के द्वारा मेंस्ट्रुएशन
यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है, जो कि एक नई साइकिल की निशानी है, मार्किंग ए न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बींग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 50 साल के आसपास तक चलती है। आप कह सकते हैं कि 47 ±2, तो लगभग इतने के अराउंड आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल के केस में। इट इज़ टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है? तो मेनोपॉज होता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप्स इन द फीमेल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स इज नोन एज मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है? यदि फीमेल के अंदर नॉर्मली 28 ±2 डेज तक साइकिल हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज की निशानी है। एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? जब शुरू होता है तो मेनार्क कहा था, जब स्टार्ट होती है पहले अपीयरेंस होती है मेंस्ट्रुएशन की, उसको मेनार्क बोला, और जब लास्ट तक चलती है, जब स्टॉप हो जाती है होना, उसको कहा मेनोपॉज। तो ये क्या है? एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज की निशानी है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको आई होप समझ में आया होगा। यदि कहीं कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि व्हाट्सएप नंबर है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं।